Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिस बुक को पढ़कर दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अपने जीवन के हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसिस हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर कोई भी पर्सनल अचीवमेंट हो, वहां पर अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके सक्सेस हासिल की है। शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं लोग, और वही सफलता हम भी हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए इस बुक में बताई गई सारी टेक्निक्स को हम धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, और उसी में हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर 4 को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कल के सेशन में हमने क्या सीखा उसकी हम एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, यस। तो चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं और पहले देख लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या सीखा। यस, तो कल के सेशन में हमने सीखा कि आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती है। जिस विचार को आप चेतन मन से पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, वह आपके अवचेतन में साकार और प्रकट होगा। राइट? अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी अभी 1 लाख है और उससे 2 लाख हो जाए, तो कई बार हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बैरियर क्रिएट करने लगता है। तो आस्था का क्या काम है? जो भी हमें चाहिए, जो विचार हमारे मन में आता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, तो उस विचार को हमारी तर्क शक्ति, यानी कि हमारा लॉजिकल ब्रेन, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारी इंद्रियां जिसे अस्वीकार करती है, उसे सच मानना है। यानी कि मुझे विश्वास करना होगा कि मेरी सैलरी डबल हो सकती है। और जब इस विचार को आप अपने कॉन्शियस माइंड से पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, यानी अपने लॉजिक को साइड में रख देते हैं, तो वह विचार हमारे अवचेतन मन में साकार और प्रकट होने लगता है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जो हम हमारे जीवन में एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगती है कि हमारी सैलरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, डबल होने लगी। राइट? इसके बाद जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, तो प्रार्थना करते समय ये विश्वास करें कि आपको वो मिल रही है, वह आपको मिल जाएगी। तो आपको आपकी आस्था के अनुरूप ही दिया जाएगा। राइट? तो यहाँ पर लेखक ने कल के चैप्टर में ये हमने देखा कि वहां पर ये बताया कि ज्यादातर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए। तो जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो वो फ्यूचर टेंस में रहती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर टेंस को नहीं समझता है, और हमेशा वो वर्तमान में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे वर्तमान में फीलिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो मैनिफेस्टेशन करता है। इसीलिए जो चीज हमें चाहिए, हालांकि वो अभी हमारे पास नहीं है, फिर भी वो वर्तमान में घटित हो चुकी है, ऐसा सोचते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज वर्तमान में प्रकट होने लगती है। और वहां पर आपकी जैसी आस्था होगी, जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मैनिफेस्टेशन होगा। राइट? और आपके सपने और लक्ष्यों की सफलता इस विश्वास में ही निहित है कि वह विचार या विश की तस्वीर आपके मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है, यानी कि वह वर्तमान में ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है। क्योंकि मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए उसे सचमुच मौजूद मानना होगा। राइट? तो वही बात फिर एक बार रिपीट हो रही है कि जिस भी चीज को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे हमें
सचमुच ऑलरेडी वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, ऐसा मानते हुए हमें धन्यवाद के भाव में रहकर हमें थैंकफुल होना है, धन्यवाद करना है, विश्वास करना है कि वो चीज मुझे मिल रही है, वो ऑन द वे है, मेरे पास आ रही है। इस तरीके के विश्वास के साथ जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो मैनिफेस्टेशन चाहे जीवन के कोई भी एरिया में हो, वो बहुत आसानी से हो जाता है। वो मैनिफेस्टेशन का रास्ता आसान हो जाता है, राइट? तो चलिए, आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में, जहां पर हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4, और उस चैप्टर 4 को आज हम कंक्लूड करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए, रेडी है सभी? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। फिर एक बार, यस, वेरी गुड। तो चलिए, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि शाश्वत उपचारक सिद्धांत कैसे काम करते हैं। तो यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत ही आश्चर्यजनक उपचार कर सकती है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचारक का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। इस सेंटेंस को आप अभी अपने जर्नल में लिख ले कि उपचार का घटक कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और उपचार की प्रक्रिया, वो हीलिंग प्रोसेस जो है, वो कैसे होती है? वो होती है हमारी आस्था के अकॉर्डिंग। तो हीलिंग हमारी आस्था से हो रहा है, राइट? कल के सेशन में और परसों के सेशन में भी हमने कई ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखे जहां पर सिर्फ आस्था के बलबूते पर लोगों ने अपनी बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया। अंधी जो व्यक्ति थी, उन्होंने अपनी दृष्टि को वापस पाया, चर्म रोग को मिटाया, पैरालिसिस को ठीक किया, राइट? कैंसर को भी हम पूरी तरह से मिटा सकते हैं इसी आस्था की बदौलत। उसके कई प्रमाण ऑलरेडी मौजूद है, राइट? तो चलिए, इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। क्या है वो सच्चाइयां? देखें, आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है, राइट? तो यहाँ पर क्या किया गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सिर्फ सही मैसेज पहुंचे। इसीलिए हमारे कॉन्शियस माइंड को लॉजिक ब्रेन दिया गया, ताकि वो सही और गलत का फर्क कर सके और सिर्फ अपने हित में ही वो डिसीजन ले, और वही विचार वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए, राइट? क्योंकि अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास तो 90% पावर है, लेकिन सॉरी, उसके पास जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड जो सोच रहा है, वो हमारे लिए सही है या नहीं, वो हमारे हित में है कि नहीं, वो बाइफरकेट करने की शक्ति उसके पास नहीं है। वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति कॉन्शियस माइंड के पास है। और प्रकृति ने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह दिया कि उसे कॉन्शियस माइंड के आदेशों का ही पालन करना होगा, राइट? तो इस तरीके से प्रकृति ने बड़ी कृपा की है, एक्चुअली देखा जाए तो, राइट? तो इस तरीके से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको अपने अपने काम सौंप दिए गए। तो आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है, राइट? तो अवचेतन मन सुझाव की शक्ति यानी कि उसे जो भी सजेशंस दिए जाते हैं, उसका वो हमेशा पालन करता है, राइट? इसीलिए जितनी ज्यादा बार सेम चीज के लिए रिपीटेडली वो सुझाव जब सबकॉन्शियस माइंड को दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो उसे सच मानने लगता है और उस चीज को वो मैनिफेस्ट करने में लग जाता है, राइट? और हमारे शरीर के सभी कार्य, राइट, सारी तंत्र प्रणालियां जो है, वो चलाने का काम कौन कर रहा है? उसका नियंत्रण किसके पास है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तभी जब हम सो जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब भी हमारा जीवन चलता रहता है, हम सांस लेते रहते हैं, राइट? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो ठीक से काम कर लेती है, हमारा दिल जो है धड़कना बंद नहीं करता, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करती है।
सारी तंत्र प्रणालियां जब हम सोए रहते हैं तब भी चलती रहती है। तो देखा जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें जिंदा रखता है, राइट? तो आप ही सोचिए, अगर जो सबकॉन्शियस माइंड हमें जिंदा रख सकता है, क्या वो हमारे सपने पूरे नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। बस उसे उपयोग करने का सही तरीका हम जान लें, और वही जान रहे हैं हम इस बुक रीडिंग में, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं, राइट? तो अब तक हमने क्या देखा कि अगर हम सम्मोहित अवस्था में, अर्ध जागृत अवस्था में, जब हम हमारे शरीर में कोई बीमारी है उसके विपरीत पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो उस बीमारी को मिटाया जा सकता है। ये बात जितनी सच है उतनी ही ये बात भी सच है कि अगर अर्ध जागृत अवस्था में, सम्मोहित अवस्था में बीमारी के लक्षण पैदा हो, अगर ऐसे अफर्मेशन दिए जाए तो बीमारी को पैदा भी किया जा सकता है, राइट? तो उदाहरण के लिए सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता, राइट? तो जैसे सुझाव देंगे उस तरीके का मैनिफेस्टेशन होगा और ऐसा होगा ही। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें नवसार भरी है, इसे सूंघो, और वह बुरी तरह बार-बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है, छींक किस कारण से आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? राइट? उसे नवसार तो नहीं दिया गया था। पानी का ग्लास ही नाक के आगे रख के सिर्फ ये सजेशन दिया गया कि ये नवसार भरी है, इसे सूंघो, और जानता है, हमारा माइंड जानता है कि जब नवसार को सूंघा जाता है तो छींकें आती है, राइट? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बाइफरकेट नहीं कर पाता कि जो हमें सूंघाया जा रहा है वो नवसार है या पानी। जब नवसार बोला गया तो नवसार की इमेज सबकॉन्शियस माइंड को मिली, और उसी के साथ उससे रिलेटेड जो मेमोरी पड़ी हुई थी कि नवसार सूंघने के कारण छींकें आती है, उसके अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और इसी तरीके से हमारा बॉडी भी रिएक्ट करता है। जब से सूंघाया क्या गया था? पानी का ग्लास, लेकिन सजेशन क्या दिया गया कि ये नवसार है, सूंघो। तो सबकॉन्शियस माइंड ने ये कॉन्शियसली नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कॉन्शियसली यानी लॉजिकली सोचने की पावर नहीं है कि ये तो पानी है, इससे थोड़ी ना छींके आएगी। ये सोचने का काम किसका था? ये सोचने का काम कॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड उसे बाइफरकेट नहीं कर सकता है, राइट? तो इसीलिए जो चीज़ सच नहीं है, अभी मेरी सैलरी डबल नहीं है, अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी मेरे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, फिर भी अगर हम ऐसे सुझाव बार-बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरे रिश्ते धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं, उसमें बॉन्डिंग और भी बढ़ता जा रहा है, मेरी इनकम दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, मेरी सैलरी डबल हो रही है, मैं मेरे बिज़नेस में ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरी जॉब में ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं मेरे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रहा हूँ, मैं सारी स्किल्स जो मुझे मेरे जीवन में ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारी स्किल्स मैं मेरे अंदर डेवलप कर रहा हूँ, और वो डेवलप करने के लिए जो भी रिसोर्सेज़ चाहिए, जो मुझे मेंटोरिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मुझे मिल रही है। अगर ऐसे भाव में रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग सारी परिस्थितियों का वो निर्माण करने में लग जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है डिवाइन एनर्जी के साथ, उस शक्ति के साथ जो इस पूरे संसार को चला रही है। और वही शक्ति जब उसके साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट होने लगता है, तब सारी चीजें इजीली मैनिफेस्ट होने लगती है। तो अल्टीमेटली करना क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करना है उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस परम शक्ति के साथ, ताकि जो चीज हम हमारे जीवन में चाहते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में
प्रकट हो, मैनिफेस्ट हो, राइट? तो इसीलिए जो चीज सच नहीं है उसको भी सच मानते हुए, मतलब लॉजिकल ब्रेन को साइड में रखते हुए उसको सच मानना, उस पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, राइट? तो वही बात हमने कल भी सीखी थी, आज भी उसी चीज को और भी डीपर लेवल पर लेखक यहाँ पर समझा रहे हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उसे ये कह सकते हैं कि ये घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग क्या पड़ी हुई है, मुझे घास से एलर्जी है। और जैसे ही ये सुझाव दिया जाता है कि तुम्हारे सामने ये घास है, तो उस घास के कारण उसे जो एलर्जी के लक्षण होते हैं, वही लक्षण, चाहे वो सच में उसको घास नहीं सूंघाया जाए, सिर्फ कागज का फूल या खाली गिलास रखकर सिर्फ सजेशन दिया जाए, तब भी वही लक्षण अवचेतन मन पैदा कर देता है, राइट? मैंने इससे पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि बचपन में अगर पेरेंट नहीं चाहते कि बच्चा बारिश में भीगे, उसके लिए उसको ये डराने के लिए ये कह देते हैं कि तुम बारिश में जाओगे तो तुम्हें भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी। और वही बात बच्चे के मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वो बच्चा जब 25 साल का, 50 साल का भी हो जाता है, जब भी बारिश में भीगता है, उसे सर्दी हो जाती है। तो ये सुझाव किसने दिया? सुझाव दिया पेरेंट ने। और बच्चा जब छोटा होता है, पेरेंट उसके लिए भगवान होते हैं। माँ-बाप जो कहते हैं, टीचर जो कहती है, उसे लगता है कि यही सच है और वो उसे सच मान लेता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसका जीवन चलता है। बाद में जब वो बड़ा होता है, उसे पता होता है कॉन्शियसली कि बारिश में भीगने से सर्दी नहीं होती। लेकिन सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग पड़ गई बचपन में कि मैं अगर भीगूंगा तो मुझे सर्दी होगी, तो जब भी वो बारिश में भीगेगा उसे सर्दी होगी, जबकि कॉन्शियसली उसे पता है कि ये सच नहीं है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो अगर इस सुझाव से, नेगेटिव सुझाव से सर्दी हो सकती है, तो उसके विपरीत अगर पॉजिटिव सजेशंस दिया जाए, तो उन्हीं लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन से ही होता ही है। राइट? तो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे कि ऑस्टियोपैथी, कार्डियोप्रैक्टिस, ची क्वांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। ये स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। राइट? तो ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है, ये जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है, प्रकृति इसे ठीक कर देगी। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। राइट? इस सेंटेंस को आप अपनी जर्नल में लिख लें। प्रकृति और कुछ नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। राइट? चलिए, तो अगर लिख लें तो फिर डन कीजिए। लिखिए चैट बॉक्स में, मैं 1 मिनट देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रकृति ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो पावर दिया हुआ है मैनिफेस्टेशन का, राइट? तो सारी चीजें बिगाड़ता भी वही है और उसे ठीक भी वही करता है। ये अब हमारी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम हमारे जीवन में मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हैं, राइट? डन हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। दिस इज अंडरलाइन करने वाली लाइन। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना
सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। तो आपकी भावना कितनी प्रबल है, और भावना प्रबल कब होगी? जितनी गहरी उसमें आस्था होगी, जितना गहरा उसमें विश्वास होगा। जितना गहरा विश्वास होगा, उतनी गहरी फीलिंग होगी, और जितनी गहरी फीलिंग होगी, उतना पावरफुली चीजें मैनिफेस्ट होगी। राइट? तो इस सेंटेंस को भी आप अपनी जर्नल में लिख लें कि मेरी सबसे सहज भावना, सबसे प्रबल सहज भावना मेरा सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। हम जिस भाव में रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही वो बैकेट में वो उसकी कैसेट रन होती रहती है। जिस भाव में रहते हैं, हमारी जो बिलीफ पड़ी हुई है, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं लेखक? प्रबल सहज भावना, मतलब हमारी हेल्थ को लेकर हमारी जो बिलीफ है, हमारे रिश्तों को लेकर जो बिलीफ है, हमारी करियर और मनी को रिलेटेड जो हमारी बिलीफ है, हमारे सोशल जो कॉन्टेक्ट्स हैं, राइट, नेम फेम प्रतिष्ठा को लेकर, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए जो हमारे माइंड में जो बिलीफ पड़ी हुई है, उस बिलीफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बिलीफ जो है वो सबकॉन्शियस में 24/7 रन होती रहती है बैकएंड में, तो वो ऑटोमेटिक आत्म सुझाव हो जाता है। तो जैसे ही हमारी बिलीफ होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन चलने वाला है। क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो अब ये क्लियर हो रहा है कि मुझे मेरी लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करना क्यों जरूरी है। कॉन्शियसली तो मुझे पता है सारी चीजें, राइट, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा। कई लोग एफर्मेशंस भी करते हैं, लेकिन एफर्मेशन करते वक्त भी वो लिमिटिंग बिलीफ वाला भाव जो है वो ट्रिगर करता है। लिखते हैं मेरी सैलरी डबल हो रही है, थैंक यू गॉड, लेकिन उस वक्त कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट कर रहा है कि यार मेरी सैलरी डबल कैसे हो सकती है। अगर ये डाउट के भाव के साथ आप पॉजिटिव एफर्मेशन भी लिख रहे हो, तो भी सबकॉन्शियस माइंड में अभी तो प्रोग्रामिंग नहीं होगा। पावर ये है कि अगर लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड का बैरियर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये बैरियर पूरी तरह से खिसक जाएगा, हट जाएगा, और फिर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मेरी सैलरी डबल हो रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज डीप रूटेड चला जाएगा, और फिर आपका सबकॉन्शियस उसे मैनिफेस्ट करने में लग जाएगा। तो अभी अगर लिख रहे हैं एफर्मेशन, और उस वक्त अगर आपके मन में डाउट आ भी रहा है, तब भी लिखना जारी रखें। इसीलिए मैं रोज कहती हूँ 21 टाइम्स लिखो, 21 टाइम्स लिखो, 21 टाइम्स लिखो। क्यों कहती हूँ? इसलिए ही कहती हूँ कि लिखते जाएंगे तो ही धीरे धीरे वो बैरियर खत्म होगा। राइट? वो बैरियर का खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है। जो भी उसके विरुद्ध वाली बिलीफ पड़ी हुई है, उसके विरुद्ध की पॉजिटिव पावरफुल जो बिलीफ है उसको क्रिएट करने के लिए हमें उसे बार बार रिपीट कर करके उसे बताना पड़ता है। तभी वो न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में बनता है, और वो उसके लिए वो जो नया न्यूरल पाथवे बनाना है, उसके लिए जो ग्रे मैटर उसको चाहिए, वो ग्रे मैटर वो कहाँ से निकालेगा? उसी पुरानी बिलीफ के ऊपर जो लगा हुआ है ग्रे मैटर, वहीं से वो निकाल के वो नई बिलीफ पे लगाएगा। क्योंकि ग्रे मैटर जो है वो लिमिटेड है हमारे पास, वो नया नहीं बनता। तो जो हमारी माइंड में जो वायरिंग पड़ी हुई है, बिलीफ के अकॉर्डिंग न्यूरल पाथवेज पड़े हुए हैं, वहां पे उन पाथवेज को कट करने के लिए हमें नई बिलीफ का रास्ता बनाने के लिए बार बार न्यूरल कनेक्शन करना पड़ेगा, और उस न्यूरल कनेक्शन कराने के लिए बार बार रिपीटेडली वो सेम एफर्मेशंस हमें करते रहना होगा, लिखते रहना होगा, और उसके साथ साथ उस नए एफर्मेशन के अकॉर्डिंग नए भाव, नई आस्था, नया विश्वास भी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। राइट? धीरे-धीरे हम समझेंगे
कैसे उस भाव में आए, कैसे उसे क्रिएट करें, राइट? पहले हम आज के सेशन में, आज के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं लेखक? चलिए। क्या हो गया? एक मिनट, ये कहाँ आ गए हम? यस, यस। ओ, काफी आगे आ गए। ओके, यस। तो बहुत अलग सिद्धांत है सबकॉन्शियस माइंड का। क्या है ये? तो विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, ये सही नहीं हो सकता। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंस एटन मेस्मर एक ऑस्ट्रेलियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारिक तरीकों से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातु के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता यानी कि एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है, राइट? उसी को हम रेकी कहते हैं। आज बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज है, उसमें इसी तरीके से जो एनर्जी का फ्लो है, उसका उपयोग किया जाता है हर जीवन के हर एरिया को ठीक करने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, मनी से रिलेटेड जीवन के हर एरिया को ठीक करने के लिए रेकी एनर्जी को उपयोग किया जाता है, राइट? तो अलग-अलग मोडालिटीज में उसको अलग-अलग नाम दिया गया है, लेकिन रेकी जो है वो यूनिवर्सल बहुत ही फेमस नाम है, राइट? तो वहां पर वही करते हैं, हाथों से एनर्जी का फ्लो देते हैं। अगर किसी बंदे को कहीं पे पेन है, तो दोनों हाथों से उस उस बॉडी पार्ट के ऊपर इस तरीके से उस भाव के साथ उसको एनर्जी दी जाती है कि डिवाइन एनर्जी का फ्लो मेरे हाथ से बह रहा है और ये फ्लो उस सामने वाला जो बंदा है जिसको पेन है, उसके उस बॉडी पार्ट में जाकर उसे वो ठीक कर रहा है। यही होता है रेकी में। लेकिन उसकी जो प्रोसेस होती है, वो उसको सही तरीके से सीखना पड़ता है। सीखने के बाद करना पड़ता है, क्योंकि उसके अगर सही तरीके से नहीं करें, तो उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं, राइट? तो अगर रेकी सीखना है, तो रेकी भी आप सीख सकते हैं हमसे, राइट? मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मेस्मर ने उपचार के इस तरीके को मेस्मरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल, जब दबाव देकर पूछा गया, तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले, राइट? तो ये सभी समूह यानी कि मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। सभी प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है, जिसे आस्था कहा जाता है, राइट? इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमेशा श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, हमेशा ठीक होगा। शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ बोलो, हमेशा यही बोलते थे, जो होगा अच्छा ही होगा, राइट? ये इसलिए कहते थे कि नकारात्मक परिस्थिति के कारण कोई नेगेटिव बिलीफ के पैटर्न हमारे ब्रेन में ना पड़े। इसीलिए ये सारी चीजें
हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो कहा जाता था, क्योंकि उन्हें पता था विश्वास और आस्था का क्या पावर है। क्योंकि जो जैसी आस्था, जैसा विश्वास होगा, वैसा ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगा। तो उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है, और इसी से उपचारक शक्ति मुक्त होती है। राइट? हमारे बॉडी के अंदर 24/7 365 डेज उपचारक शक्ति होती ही है। हमारा शरीर बीमार होना जानता ही नहीं, अपने आप वो हील करता है। राइट? हमें कई बार छोटा-मोटा घाव लग जाता है, हम कोई दवाई भी नहीं लगाते, फिर भी वो ठीक हो जाता है ना कुछ दिनों में। तो वो कौन ठीक करता है? हमने तो कोई दवाई भी नहीं लगाई उस पे। वो हमारा अवचेतन मन ही है। हमारी बॉडी खुद हील होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। उसे तुरंत पता चल जाता है यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, राइट? तो कितना पावरफुली काम करता है सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के साथ, कि अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी अपने आप वो हीलिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। हम कई बार हमें एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत घाव बहता है, तो क्लॉटिंग अपने आप ही तुरंत शुरू हो जाती है ना? हम तो उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, पट्टी तो बाद में लगती है। लेकिन क्लॉटिंग होना तुरंत शुरू हो जाता है ना, और उसको पता है कहाँ कितना क्लॉटिंग करना है, ये भी पता है। अगर वही क्लॉटिंग अगर ब्लड में हो और वो क्लॉटिंग अगर ब्रेन में चला जाए, तो आप तुरंत मर जाओ। लेकिन वो क्लॉटिंग उसे पता है कहाँ करना है और कितना करना है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ, हमें कहीं लगा है, खून बह रहा है, तो वहीं पे क्लॉटिंग होता है। नॉर्मली वो क्लॉटिंग करता नहीं है ना? तो कितना पावरफुली काम करता है हमारा सबकॉन्शियस में। क्या हमें उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? हमेशा ग्रैटिट्यूड के भाव में रहो। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कॉन्शियसली कभी सोचते भी नहीं, लेकिन वो मिरेकल 24/7 हमारे साथ चल रहा है, जिसके कारण हमारा जीवन इतना इजीली चल रहा है। अगर इस तरीके के दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना सीख जाएँगे। और जब ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना सीख जाओगे, तो नेगेटिव थॉट्स आएँगे ही नहीं, शिकायतों के भाव आएँगे ही नहीं, ब्लेमिंग ज़ोन में जाओगे ही नहीं, ना दूसरों से शिकायत करोगे, ना खुद से शिकायत करोगे, तो हमेशा शांत रहोगे, पॉज़िटिव रहोगे, और जब शांत और पॉज़िटिव माइंड में रहोगे, उसी फ़ेज़ में रहोगे, उस स्टेट में रहोगे, जिसे एनएलपी में रिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है। अगर उस रिसोर्सफुल स्टेट में ही रहोगे, तो फिर सारी चीज़ें वही मैनिफेस्ट होगी जो आप रियल में चाहते हैं। क्योंकि फिर हमेशा पॉजिटिव अफ़र्मेशन ही ऑटोमैटिकली ही प्रबल भाव बन के सबकॉन्शियस तक कंटीन्यूअसली जाएगा। येस और नो, राइट? तो उसके लिए एनएलपी बहुत पावरफुल टूल है। सारी लिमिटिंग बिलीफ जो पड़ी हुई है, उसे परमानेंटली रिमूव करता है। और नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए सबकॉन्शियस को रेडी करता है, राइट? पहले हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जान ले, फिर हम एनएलपी क्या है वो भी देखेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है, और वह है विश्वास, राइट? तो डॉक्टर तो पट्टी बांध देता है, उसके बाद उसे हील कौन करता है? हील तो हमारा बॉडी ही खुद करता है ना, तो बॉडी के पास वो पावर कहाँ से आता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है, राइट? तो सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन ले। आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है, तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे, राइट? इसीलिए वो मन्नत वाला बात किया गया था, कि अगर किसी जगह पे हमें श्रद्धा है और वहां पे अगर मन्नत रखते हैं, तो उस मन्नत रखने के कारण सबकॉन्शियस माइंड में वो विश्वास गहराई से उतर जाता है,
कि अब ये चीज मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगी, और फिर आपका अवचेतन मन उस तरीके से काम करने लगता है, और फिर वो चीज आपके जीवन में हो जाती है। वो कुछ भी हो सकता है। कई बार बच्चों की शादी के लिए भी मन्नत रखते हैं कि अगर मेरे बच्चे की शादी हो गई, सही जगह पे उसे सही जीवन साथी मिल गया, तो मैं यहाँ पे आके चुनरी चढ़ाऊंगी। ऐसी मन्नत रखते हैं, या फिर पहले ही चुनरी चढ़ा देते हैं कि मैं इस भाव से चुनरी चढ़ा रही हूँ कि ताकि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसे सही लाइफ पार्टनर मिल जाए। और फिर वो विश्वास के कारण ऐसी एनर्जी रेडिएट होने लगती है यूनिवर्स में कि ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते आने लगते हैं आपके बच्चे के लिए, जो आपके बेटे की लाइफ के लिए सही हो, या आपके बच्चे के लिए सही हो, बेटा बेटी कोई भी, आपकी संतान के लिए। राइट? तो कई बार बोलते हैं ना, अच्छे रिश्ते ही नहीं मिल रहे हैं। तो देखो, अगर उसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है कि रिश्ते का, आजकल कहाँ अच्छे रिश्ते मिलते हैं। अगर ऐसी बात कर रहा है कोई, तो उसे तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करो। अच्छे रिश्ते आते ही हैं, और हमें कौन से 10 चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए। और मुझे तो मल्टीपल चॉइस मिलेगी, मुझे तो अच्छे वाले 10-15 रिश्ते मिलेंगे, और उसमें से बेस्ट जो होगा मैं उसे चूज करूंगी या करूंगा। अगर इस भाव में रहेंगे तो अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच यही है कि आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, सोच समझ लेना। मैं अलग-अलग एग्जाम्पल देकर इसलिए ही कह रही हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में ये सारी चीजें होते हुए हम देखते हैं। हमारे आसपास ही ये सारी घटनाएं घटती हैं, और कई बार ऐसा होता है, दूसरे बोल रहे होते हैं और हमारे सबकॉन्शियस में वो बिलीफ चली जाती है। अगर ये कोई बोलता है कि हाँ, आजकल कहाँ अच्छे रिश्ते मिलते हैं, अगर उसको आपने भी हाँ, हाँ, सही कह रहे हो आप, आजकल कहाँ अच्छे रिश्ते मिलते हो, तो आपने भी अपने सबकॉन्शियस में वो बिलीफ डालना शुरू कर दी। फिर आप भी अपने बच्चे के लिए रिश्ते ढूँढने जाओगे, तो वहाँ पे वही डिफिकल्टीज़ फेस करोगे जो वो कर रहा है। जबकि आपको उसे डिनाई करना था कॉन्शियसली, कैंसल कैंसल डिलीट करके उसे ये कहना था कि नहीं, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, मिलते ही हैं। चलो कोई और साइट पे जाके देखते हैं, शादी.com पे जाके देखते हैं, वहाँ पे दूसरी साइट भी है, वहाँ पे जाके देखते हैं, दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं, ढूँढते हैं, मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को लेकर आपकी बिलीफ क्या पड़ी हुई है, उस बिलीफ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आएँगी आपके जीवन में। तो पहले मैनिफेस्ट करने से पहले उस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, नकारात्मक भाव पड़ा हुआ है, तो पहले उसे ठीक कर लें। जैसे ही वो ठीक होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव तरीकों ढूँढ लेगा, वो खुद ही ढूँढ लेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से आपके जीवन में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए एक्टिवेट होता है। जिस तरीके की सोच हमारी रहती है, जिस तरीके का विचार हमारे माइंड से रेडिएट होता है, जिस बिलीफ से हम कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, बैकएंड में जो सबकॉन्शियस पैटर्न चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ चलती। तो उस पैटर्न को रिफ्रेम करना ज़रूरी है, और उसके लिए उस लिमिटिंग बिलीफ के अकॉर्डिंग एक काउंटर पॉजिटिव बिलीफ, वो अफर्मेशन कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और उसको बार-बार रिपीट करेंगे, ताकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो हमारे जीवन में जो सचमुच हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। राइट? क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। पैरासेल्स के क्या विचार हैं? तो फिलिपन्स पैरासेल्स एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे।
वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। ये अंधविश्वास है। बहरहाल, आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी, ये हमेशा चमत्कार करेगी। मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल देकर यही बात समझा दी। आपकी आस्था ही चमत्कार करती है, और हमेशा ही चमत्कार करती है। इसीलिए सही सोच और सही बिलीफ के लिए आस्था पैदा करें, और उसके लिए हमारे कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करें। कॉन्शियसली चूज करें सही सोच, सही विचार, सही बिलीफ। राइट? चलिए, तो पैरासेल्स के विचारों को 16वीं सदी में इटालवी दार्शनिक पिएट्रो पोम्पोनेजी ने भी दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हो। राइट? जब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ये प्रवाहित होती है, तो ये बहुत मिरेक्युलस तरीके से काम करती है, और आसानी से अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना हम कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता है। तो जो चीज हम रियल में पाना चाहते हैं, वही सच है, ये मानते हुए उस आस्था को गहन करें। राइट? तो निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते थे कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को भी रख दिया जाए, तब भी वह बीमारों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। हमने कल के सेशन में देखा था वो बेटा और पिताजी वाला एग्जाम्पल। राइट? बेटे ने पिता को क्या कहा कि ये बहुत पुराना वो क्रॉस का एक लकड़ी का टुकड़ा है, और वो टुकड़ा वो पुरानी वाली अंगूठी में जड़ा हुआ था, और ये अंगूठी जिन जिन लोगों ने हाथ में रख के प्रार्थना की है, उनके रोग ठीक हुए हैं। जबकि सच तो ये था कि बेटे ने वो रास्ते में पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया था, और सुनार के पास जाकर पुरानी डिजाइन वाली अंगूठी में उसे गड़ाया था, और ये कहते हुए दिया था कि ये वही अंगूठी है जिससे बहुत हजारों लोग ठीक हुए हैं। और उसके पिता ने वो अंगूठी छीन ली, हाथ में रख के प्रार्थना की भगवान से, और सो गया, और सुबह में वो ठीक हो गया। जबकि बरसों से उसकी दवाई चल रही थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। वो एक ही रात में वो ठीक हो गया। तो पावर किसके पास है? दवाइयाँ डॉक्टर के पास या आपके अवचेतन मन के पास? दवाई और उपचार करना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, ट्रीटमेंट करनी है। मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड ट्रीट सारी जो ट्रीटमेंट की वो है मॉडलिटीज। लेकिन अगर उसके साथ अगर आपकी आस्था नहीं है, तो हीलिंग प्रोसेस धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। कई बार कुछ लोग होते हैं कि मैं तो इसी डॉक्टर के पास जाता हूँ क्योंकि उसकी दवाई से मैं जल्दी ठीक होता हूँ। तो वो क्या है? वो आपकी बिलीफ ही है ना। अदरवाइज बुखार में कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, नॉर्मल बुखार होगा तो वो पीएसएम पैरासिटामोल ही देने वाला है, क्रोसिन ही देने वाला है। या फिर बहुत पेन है बॉडी में तो पेन किलर का इंजेक्शन ही लगाने वाला है आपको, या फिर कोई पेन किलर लिख के दे देगा वो। और अगर डायग्नोसिस होगा
बुखार लंबा चला, तो रिपोर्ट में जो आया, मान लो कि वहां पे मलेरिया आया, तो कोई भी डॉक्टर फिर एंटी मलेरियल ड्रग ही देने वाला है। कंपनी अलग हो सकती है दवाई की, लेकिन अंदर का कंटेंट तो वो सेम ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ अपने डॉक्टर पर ही भरोसा है कि मैं उसके पास जाता हूँ, उसकी दवाई से ही मैं ठीक होता हूँ। तो ठीक कौन कर रहा है? अगर सेम दवाई दूसरा डॉक्टर देता है तो आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ मजा नहीं आया। फिर आप जब अपने वाले, जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है, उस डॉक्टर के पास जाते हो और वो वही दवाई देता है और आप उससे ठीक हो जाते हो, तो ठीक कौन कर रहा है एक्चुअली? ठीक आपकी आस्था, आपका विश्वास कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, जिसके अंदर ये बिलीफ पड़ी हुई है कि यही डॉक्टर है जो मुझे ठीक कर सकता है। तो ये बिलीफ पड़ रही है तो पड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, उसी डॉक्टर के पास जाके दवाई लो। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? बीमारी से मुक्त होना ना। हमारे गुजरात में एक कहावत है, जिस पानी से मूंग चढ़ते हो उस पानी से मूंग चढ़ा लो। तो अगर आपका विश्वास ये है कि मैं इस डॉक्टर के पास जाता हूँ तभी ठीक होता हूँ, उसके पास चले जाओ और क्या। दवाई तो सेम ही देने वाला है कोई भी डॉक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिपोर्ट्स देखकर ही दवाई तय करता है, राइट? तो जरा सोचें कि इसका मतलब क्या है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियां या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणामों ये यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है, राइट? आज ये क्लियर हो गया कि मैं खुद ही मेरी बॉडी को ठीक करता हूँ। मेरी बीमारी को लेकर, मेरी हेल्थ को लेकर मेरे मन में जो बिलीफ पड़ी हुई है, सबकॉन्शियस में जो उसकी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही मेरी बॉडी चल रही है। मैंने कल भी बोला था, अगर आप मन से अपने आप को 20 साल का मानते हो, भले ही आपकी शरीर की उम्र 60 साल है, लेकिन मन से आप अपने आप को 20 साल के युवा समझते हो, आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी बॉडी मूवमेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगी। पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर अभी आप झुक के चल रहे हो, अगर ये बार-बार बोल रहे हो कि मेरी तो उम्र हो गई है, तो फिर एजिंग दिखेगी आपके चेहरे पर, आपके शरीर में भी दिखेगी। कुछ न कुछ शरीर में होता रहेगा रोज़, एक दिन सर दुखेगा, एक दिन कमर दुखेगी, एक दिन घुटने दुखेंगे और फिर उसके ऊपर थप्पा लगाने के लिए, हाँ, उम्र भी तो हो रही है, ये अब तो कुछ न कुछ होगा ही। अरे नहीं भई, कोई उम्र नहीं हो रही है आपकी। आपकी उम्र वही है जो आप अपने मन से सोचते हो। मैं अभी आपको एक प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग के बारे में बताती हूँ। वहाँ पर क्या किया था साइंटिस्ट ने कि ऐसे 10 कपलों को चुना, जो एजेड थे, मतलब 60 प्लस, कुछ तो 80 प्लस भी थे उसमें। पर उन कपल को 1 हफ्ते के लिए एक रिसॉर्ट में लेकर जाया गया और वहाँ पर उन्हें हिदायत दी गई कि ये पूरा 1 हफ्ता आप रिसॉर्ट में रहो और यहाँ पर आपको ये बिलीव के साथ रहना है कि आपकी अभी-अभी शादी हुई और आप हनीमून पे आए हो और इसी तरीके से आपको अपने स्पाउस के साथ बिहेव करना है। आपको वो सारी मेमोरीज़ को याद करना है। जब आपकी सच में शादी हुई थी, उस वक़्त आप कैसे रहते थे? एंड यू कांट बिलीव, सारे के सारे कपल्स 1 हफ्ता जब रहे तो तीसरे ही दिन ये देखा गया
कि कुछ कपल थे जो लकड़ी लेकर चल रहे थे, उन्होंने लकड़ी छोड़ दी, उनकी कमर स्ट्रेट हो गई। स्पाउस के साथ हाथ में हाथ डाल के वो रिसोर्ट में वो घूमने लगे, रोमांटिक बातें करने लगे, क्योंकि वो अपने आप को वही वही उम्र का समझ रहे थे मन में। जब उनकी शादी हुई थी, वो 20 साल में हुई थी, 25 साल में हुई थी, व्हाटएवर, लेकिन यंग एज में थे वो। जब शादी हुई थी उस वक्त वो जिस मनोअवस्था में थे, जिस मेंटल स्टेट में थे, उस स्टेट में वो चले गए 1 हफ्ते के लिए। और कई लोगों के बीपी नॉर्मल हो गए, उनका पूरा बॉडी स्ट्रेट हो गया, सीधे चलने लगे, उनके बिहेवियर में चेंज आया, उनके माइंडसेट में चेंज आया। और फिर उनमें से कुछ कपल थे, उन्होंने ये सोचा कि यार इसी चीज को हम कंटिन्यू भी तो कर सकते हैं ना। रिसोर्ट से घर जाके भी उन्होंने कंटिन्यू किया और वो बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए। और बाकी के जो कुछ कपल जिन्होंने सोचा कि चलो भाई रिसोर्ट से गए, अब वापिस आ गए अपने जीवन में, फिर से वही सोच पे चले गए, तो वापिस वो झुककर चलने लगे। इजंट इट अमेजिंग मिरेक्युलस थिंग? तो आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, हरदम सोचते रहते हैं। तो आपकी अपनी सोच क्या है? अपनी हेल्थ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, उस चीज को लेकर। ये परसेप्शन ही आपका जीवन बनाते हैं। परसेप्शन कब बनते हैं? जब उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाती है, वही परसेप्शन होता है। परसेप्शन जैसे ही चेंज होंगे, जीवन बदल जाएगा। क्लियर? बल्ब ऑन हुआ? अगर बल्ब ऑन हुआ, चैट बॉक्स में टाइप करो BO। और सभी वादा करेंगे कि मैं हमेशा अपने आप को 20 साल का सोच के जीऊंगा या जीऊंगी। इमेजिन कीजिए जब आप 20 साल के थे, उस वक्त कितने हाई एनर्जी में थे, कितना उत्साह, कितना उमंग था, कोई भी काम पटाख से कर लेते थे, कितना भी दौड़ना पड़े दौड़ लेते थे। वही हाई एनर्जी में आप अभी भी उस बॉडी को ला सकते हो। उसको वो सजेशन ही देना है, मैं 20 साल का हूं बस। का सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता है। जब आप यंग थे, उस वक्त जो भी आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जहां पर बहुत एनर्जी डाल के काम किए हैं, उन सारी मेमोरीज को रिकॉल करो, बार बार उसको दोहराते रहो, मन ही मन। बैठ जाओ आंख बंद करके, 10 मिनट रोज बैठ जाओ, रात को सोने से पहले बैठ जाओ, अर्ध जागृत अवस्था में, आधी नींद में, सोने से ठीक पहले जब आधी नींद में होते हैं, उस वक्त सोचो। सोते सोते भी सोच सकते हो ना, मेमोरीज तो आपके ब्रेन में पड़ी हुई है कि जब मैं यंग यंग हुआ करता था, मेरा बॉडी अभी भी यंग ही है, लेकिन अभी ये सोच रहे हो मेरी उम्र हो चुकी है। लेकिन जब मैं 20 साल का था या 25 साल का था, तब मैंने बहुत एनर्जी डाल के ये इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और अभी भी मेरे अंदर वो पावर है कि मैं ये कर सकता हूँ। इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ को बनाते हुए मेरे अंदर वो पावर है, और उसके लिए मैं ईश्वर का ग्रेटफुल हूँ, धन्यवाद हूँ। ये प्रार्थना करके सो जाओ। 21 दिन के बाद चेंज देख लेना, अरे 1 हफ्ते में ही देख लेना, मुझे बताना फिर क्या फर्क आया। अपनी एनर्जी लेवल में फर्क देखोगे आप दूसरे ही दिन। सीढ़ियां चढ़ते वक्त फट 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 चढ़ने लगोगे। अभी ये सोच रहे हो मेरे घुटने दुख रहे हैं, लेकिन अगर भीतर से अपने आप को 25 साल का मानोगे, तो कैसे चढ़ोगे सीढ़ियां? फिर डेली रूटीन में जाओ, तब भी उस सोच को कायम रखना है, मैं तो 25 साल का हूँ, और उसी बिलीफ के साथ एक्शन में जाओ। फिर देखना सबकॉन्शियस में वो बिलीफ फिर से ट्रिगर होने लगेगी,
और आपका बॉडी उसके ऊपर धीरे धीरे झुर्रियां कम हो जाएगी, चेहरे पर तेज वापिस आ जाएगा। छोटे मोटे जो रोज कुछ ना कुछ दुखता रहता था ना, वो तो कहाँ गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपकी जनरल हेल्थ जो है ना, वो ठीक ही रहेगी, फिर कुछ नहीं होगा आपको। और क्या चाहिए हमें? अगर हेल्थ अच्छी है, तभी तो बाकी सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे ना। इसीलिए तो हेल्थ को वेल्थ कहा गया है। इस बुक में भी लेखक ने पहले हेल्थ को ही क्यों लिया? क्योंकि सब ठीक है लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और आज हमने ये जान लिया है कि मेरी हेल्थ को हमेशा ठीक रखना तो बहुत आसान है। मैं तो मेरी सोच बदल के ही अपनी हेल्थ को ठीक रख सकता हूँ। मेरी हेल्थ को लेकर मुझे सिर्फ मेरे परसेप्शन ही तो चेंज करने हैं। मेरी बिलीफ को ही तो चेंज करना है, और क्या करना है? हाँ, साथ में योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट को तो फॉलो करना ही है, हाँ। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करना है। अगर अभी आप बीपी, डायबिटीज की गोली ले रहे हो, उसको लेते ही रहना है, सीधा बंद मत कर देना। लेकिन आप देखोगे, मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं कि जब इस माइंडसेट में आ गए एनएलपी की प्रोसेस के बाद, मेरे क्लाइंट, उसके बाद धीरे-धीरे डोजेस कम होते गए। और एक दिन ऐसा आया कि रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आने लगे। फिर डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, अब कब प्रॉब्लम हो तो ही गोली लेना, अब डेली लेने की जरूरत नहीं है आपको बीपी की दवाएं। लेकिन वो तो रिसोर्सफुल स्टेट में रहना ही सीख गए। फिर कैसे बीपी बढ़ेगा उनका? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बुक रीडिंग में। तो उपचार तो हमारा अवचेतन मन ही करता है। राइट। तो बर्नहीम के प्रयोग, तो हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के परिणाम देते हैं। अब डॉक्टर पॉजिटिव सजेशन भी दे सकता है, ज्यादातर अभी हो नहीं रहा है। कैंसर है तो सीधा ही पेशेंट को बोल देते हैं, तुम्हें तो 3rd स्टेज का कैंसर है। अब कैंसर से रिलेटेड उस रोगी के माइंड में जो भी बिलीफ पड़ी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया शुरू होना शुरू हो जाएगी उसके शरीर में। तो उसको करना क्या है? उनको फिर ऐसे लोगों का जीवन पढ़ना है जिन्होंने कैंसर ठीक किया है, जिनका 4th स्टेज का कैंसर भी ठीक हुआ, जिसको डॉक्टर ने बोला था आप 1-2 महीने ही जिएंगे, बाद में वो 15-20 साल जिए, सिर्फ अपनी सोच को बदलकर कैंसर के प्रति। ऐसी कई रियल स्टोरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है गूगल में, सर्च करके देख लो और अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज कर लो कि अगर ये लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। डॉक्टर भगवान नहीं है। सीधा डिनाई करके कैंसल कैंसल डिलीट करो, ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट करना छोड़ना नहीं है डिनाई करके, लेकिन नेगेटिव बिलीफ को नहीं पालना है, यही कहने का मतलब है। राइट। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। बुक रीडिंग सेशन में गैप आया था ना बीच में 15 दिन, उस वक्त मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था। डॉक्टर ने ये कहा कि कोविड की तरह आपको 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद पोस्ट कोविड जो वीकनेस होती है वो रहेगी। मैंने तुरंत उसको कैंसल कैंसल डिलीट किया। 15 दिन की जगह मैं छठे दिन हॉस्पिटल से घर आ गई।
उन्होंने बोला था पोस्ट कोविड वीकनेस जिस तरीके से 1 महीना रहती है, आपको भी 1 महीना रहेगी। मैंने उसको भी डिनाई किया। हेल्दी फूड लिया, फ्रूट लिया, वो तो मैं वैसे भी रेगुलरली लेती हूँ। मैंने और भी, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ, कुछ नेचुरोपैथी के उपचार किए मैंने, और 1 महीने की जगह 15 दिन में मैं पूरी तरह से ठीक होकर आज आपके सामने सेशंस ले रही हूँ। अगर मैंने सच माना होता डॉक्टर की बात को, तो अभी भी मैं हॉस्पिटल में पड़ी होती। डॉक्टर ने बोला है 15 दिन तो रहना ही पड़ेगा हॉस्पिटल में। मैंने डिनाई कर दिया, नहीं मुझे नहीं रहना है। मैंने तो तीसरे चौथे दिन ही बोलना शुरू कर दिया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर मुझे छुट्टी दे दो। चौथे ही दिन डॉक्टर ने बोला नहीं आपको 1 वीक तो रहना ही पड़ेगा। 3 दिन तो मैंने मजे ही किए हैं हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर भी आके बोलता था, आपका ऑक्सीजन तो 100 आ रहा है। मेरा ऑक्सीजन माप दिन में 3 बार चेक किया जाता था, ऑक्सीजन लेवल 99 100 ही आता था। मैंने बोला कभी भी मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा ही नहीं डॉक्टर। पहले ही दिन वो बोल रहे थे, अगर आपका ऑक्सीजन अगर 80 या उससे नीचे जाएगा तो फिर हमें थोड़ा आपका थोड़ा सीरियस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं होगा मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे। पहले दिन भी मेरा 90 था ऑक्सीजन, जिस दिन मैं एडमिट हुई थी। इज़न्ट इट मिरेक्युलस? ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने डिनाई कर दिया ना। मेरे शरीर में आ गया स्वाइन फ्लू, कोई बात नहीं। उस वायरस ने प्रवेश कर लिया, लेकिन उसको मेरे शरीर के ऊपर हावी होने देना है कि नहीं वो मेरी चॉइस है। और मैंने उसको स्ट्रॉन्ग सजेशन दे दिए, तुम मेरे शरीर को बीमार नहीं कर सकती। और चौथे ही दिन मुझे 90% रिकवरी थी, चौथे ही दिन, जबकि डॉक्टर ने बोला था 15 दिन लगेंगे। 15 दिन एडमिट रहना पड़ा। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड का। हम किस चीज को स्वीकार करते हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियस उसी को सच मान के मैनिफेस्ट करता है। राइट? चलिए, तो बनहीम ने क्या कहा? बनहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो इसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। और इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि ये वही यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। लो, जेबी थर्मामीटर ही लगाया था, कुछ नहीं लगाया था। तो बनहीम आगे क्या कहते हैं? हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। और मैंने अपना इंडक्शन ऑपरेटर्स बुलाया। मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा सा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। और एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर बी, और फिर मारिया। वह स्पष्टता से बोलती रही, उसकी आवाज दोबारा लौट आई। क्या किया? सिर्फ पावरफुल सुझाव ही दिया। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर्स बैठे हैं, कभी भी अपने पेशेंट को नेगेटिव सुझाव सजेशन मत देना, चाहे रिपोर्ट कितना भी खराब क्यों ना हो। कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। ये तो होता रहता है, बहुत लोगों को हुआ है, बहुत लोग ठीक हो गए हैं। इस तरीके की बात करना अपने मरीज से। बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हो आप, डॉक्टर्स और हीलर्स। कभी भी अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को नेगेटिव सजेशन मत देना। उसकी हीलिंग आप खुद ही
उसका हीलिंग पावर को आप खुद ही वो नेगेटिव सजेशन देकर आप कम कर रहे हो। हाँ, अगर फिर नोबल प्रोफेशन में हूँ, ये नहीं सोच है, ये मेरा धंधा है, ये सोच है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पता है, ऐसी सोच वाले लोग मेरी ऑरा में आएँगे ही नहीं, इस सेशन में बैठेंगे ही नहीं। तो यहाँ बरहिम ने क्या कहा? बरहिम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया, एक पावरफुल अफर्मेशन दे दिया उसे, राइट? तो अगर पावरफुल अफर्मेशन से रोग ठीक हो सकते हैं, तो रोग पैदा भी हो सकते हैं। ये भी प्रयोग हुए हैं। पढ़ते हैं आगे। तो सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। बरहिम ने जो प्रयोग किया था, वो वहां पे बता रहे हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है, और प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपना जीवन मंत्र बना के अपने रोगियों को ठीक करे, अपने पेशेंट्स को। अगर वो आपके यहाँ आईसीयू में रहने वाला था, उसकी जगह पे वो नॉर्मल वार्ड में रहेगा। अगर नॉर्मल वार्ड में रहने वाला था, उसकी जगह पे सिर्फ 3 दिन की दवाई से ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको लगेगा इससे मेरी इनकम कम हो जाएगी, नहीं, आपकी इनकम बढ़ेगी एक्चुअली, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रोगियों को ठीक कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको, जो अभी आप ये गोरख धंधे करके लोग कमा रहे हैं ना पैसे, कुछ लोग करते हैं, कुछ डॉक्टर्स, गलत चीजें बता के, गलत ट्रीटमेंट करके, जानबूझ के ज्यादा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रख के, वो कर्मा है, नेगेटिव कर्मा। इसकी जगह पे अगर मैं इस नोबल प्रोफेशन में हूँ, मेरा धर्म है ये, रोगियों को ठीक करना, और मैं कैसे मेरे पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करूं, इस भाव के साथ अगर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दोगे ना, आप कब करोड़पति बन गए पता नहीं चले। दुआएं कितनी मिलेगी आपको, नेम फेम कितना मिलेगा आप नहीं जानते। अपने माइंडसेट को, अपने प्रोफेशन के लिए अगर नेगेटिव माइंडसेट से कोई भी काम कर रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर्स, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हर बिजनेस में, हर काम में मैं बेस्ट सर्विस दूंगा, सिर्फ उसको वही चीज दूंगा जिसकी उसको सच में जरूरत है। सेल्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, गंजे को भी कंगा बेच के आओ, राइट? फिर वो ले लेता है, घर जाके वो सोचता है कि यार मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, उसने इतना मीठी मीठी बातें की, ऐसी उसने सेल्स टेक्निक अपनाई कि मैंने ये कंगा खरीद लिया, मुझे तो कंगे की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो बाल ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, उसको फिर गाली दोगे कि नहीं दोगे? बेकार में ही मेरा 20 रुपया खर्च कर दिया। अब सवाल 20 रुपये के कंगे का नहीं है। यही चीज फिर बड़े प्रोजेक्ट्स में भी होती है, माइंड तो सेम तरीके से काम करेगा ना। अगर बड़ी चीज बेचोगे तो वही माइंडसेट से बेचोगे ना। सामने वाले को जरूरत नहीं है, फिर भी चिपका दिया उस चीज को, तो आपको क्या लगता है बाद में उसको पता नहीं चलेगा कि इस चीज की मुझे जरूरत नहीं थी? फिर वो नेगेटिव एनर्जी देगा कि नहीं देगा आपको? फिर क्या उससे आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी इस तरीके के पैसे से? डीप रूटेड कर्मास है ये। थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ये। हम पिछले 17 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी काम करते हैं। आज तक डे वन से किसी भी क्लाइंट को हमने वो पॉलिसी नहीं दी जिसकी उसको जरूरत नहीं है।
कई बार तो सामने से लोग आके बोलते हैं मुझे जीवन सरल दे दो। मैं बोलती हूँ आपको जीवन सरल क्यों चाहिए पहले तो मुझे ये बताओ। और पहले तो आपके पास जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ पड़ी हुई है वो मुझे दिखाओ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता था, जीवन सरल होती ही थी उनके पास, उनको पता नहीं था कि ये जीवन सरल है। किसी ने बताया जीवन सरल अच्छा है ले लो, बस। फिर मैं और मेरे हस्बैंड उनके साथ बैठ के उनकी रिक्वायरमेंट को समझते थे, उनको पूछते थे कि आपके रिटायरमेंट की क्या प्लानिंग है? आपके बच्चों की क्या उम्र है? उनकी पढ़ाई के लिए आगे कितना खर्चा लगेगा? आगे जाके अगर उसको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपने कोई इमरजेंसी फंड रखा है कि नहीं? आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है कि नहीं? आपने पर्सनल एक्सीडेंट लिया हुआ है कि नहीं? आपने अपने जो भी व्हीकल्स है, उसका बीमा कराया हुआ है कि नहीं? फिर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको प्लान करके देते थे। अगर उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करना था, तो हम उन्हें अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी सजेस्ट करते थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि इस पॉलिसी में मुझे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, ये म्यूचुअल फंड बेचने में मुझे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, मैं ये बेचूँ। नहीं, नेवर। और हमारा रिकॉर्ड है, जो क्लाइंट एक बार हमसे जुड़ा, आज तक हमें छोड़ के नहीं गया है, क्योंकि हमने कभी किसी को कोई गलत चीज़ बेचा ही नहीं, दिया ही नहीं उसको, राइट? तो ये हर प्रोफ़ेशन में है। बेस्ट सर्विस दो और सामने वाले को सचमुच जिस सॉल्यूशन की ज़रूरत है, वही सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। अगर इस तरीके से काम करने का तरीका बनाओगे ना, यूनिवर्स आपको करोड़पति बना ही देगा। अपने आप नए क्लाइंट आने लगेंगे, ढूँढने नहीं जाना पड़ेगा फिर, राइट? कुछ नया जानने को मिला आज, क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर, आगे बढ़े फिर हम। यस, थैंक यू। बल्ब ऑन, वेरी गुड, बल्ब ऑन हो रहा है लोगों को। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो खून निकलने का कारण, सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है, हाँ? इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम बुरू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे ये सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने में हाथ बांध लोगे और इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। और दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया, जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए, तो उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। एक और मौके पर बुरू ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की भौंथरी नोक से लिख दिया। फिर बुरू ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे, मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई, 4 बजे वह सो गया, उसकी बाईं बाह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे-धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। ये है पावर सजेशंस देने का। तो हमेशा पॉजिटिव सजेशंस दिया करो। कभी भी बातें करो, नेगेटिव मत बोलो कुछ भी। हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए बोलते थे कि हमेशा शुभ-शुभ बोलो, शुभ-शुभ सोचो। क्योंकि आपके कौन से सजेशन से सामने वाले के सबकॉन्शियस में क्या प्रोग्रामिंग हो जाएगी, आपको नहीं पता। और उसके ब्रेन में वो नेगेटिव बिलीफ डालने के आप निमित्त बन गए, वो एक कर्मा है। अननोइंगली बन गए। लेकिन कर्मा तो कर्मा ही है, नोविंगली करो या अननोविंगली। इसीलिए अवेयरनेस में रहने को कहा जा रहा है। अवेयरनेस में रहो हमेशा। मैं इस वक़्त क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या सुन रहा हूँ, मुझे कौन-सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं सोशल मीडिया में क्या पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ।
बेहोश होके रील स्क्रॉल मत किया करो, जो आ रहा है मत देखा करो। सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। ऑडियो विजुअल से तो सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांगली रिप्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होता है। सिर्फ न्यूज़ के चैनल्स बार-बार न्यूज़ चैनल बदल कर देखते मत रहो। वो डिबेट कर रहे हैं, वो डिबेट मत सुनो। न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही मत। 99% नेगेटिव न्यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं चोरी हो गई, कहीं खून हो गया, उससे फ़ियर ही क्रिएट होगा ना। मैंने पहले भी बताया था, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ न्यूज़ रीडर्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, वो अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन मेरे सिटी में 80 लाख लोग रह रहे हैं और वहाँ पे 2 घरों में चोरी हो गई। लेकिन बाकी के घरों में चोरी नहीं हुई तो बड़ी बात क्या है? 2 घर में चोरी हुई वो और बाकी के घर सेफ रहे वो। लेकिन हाइलाइट क्या किया जा रहा है? 2 घरों में चोरी हो गई। तो अभी सतयुग ही चल रहा है भाई, कोई कलयुग नहीं है। हम सेफ हैं। जितनी पॉपुलेशन है, जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्राइम रेट बहुत कम है। नहीं है, अभी भी लोग पॉजिटिव ही हैं। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो पॉजिटिव लोग अभी कर रहे हैं, उसके प्रभाव से अभी भी हम कलयुग में अच्छी तरीके से जी रहे हैं। तो कलयुग बाहर नहीं है कहीं भी, कलयुग हमारे भीतर है। अगर भीतर सतयुग होगा ना, तो बाहर भी सतयुग ही रहेगा। सिर्फ परसेप्शन चेंज कर लो अपने। मैंने न्यूज़ न्यूज़ के लिए ये परसेप्शन रखा, अगर 2 घरों में चोरी हुई है, बाकी के घर सेफ है मेरे सिटी के, मेरा घर भी सेफ है। हाँ, जिसके घर में चोरी हुई है, उनके लिए मुझे अनुकंपा है, उनके लिए मुझे सहानुभूति है, दुःख है उनके लिए। लेकिन खुशी इस बात की है कि बाकी के घर सेफ है और वो बड़ी बात है और मैं व उसी को पकड़ के चलूँगी कि आई एम सेफ, मेरा सिटी सेफ है, रहने लायक है, राइट? परसेप्शन इस तरीके से चेंज करने होंगे कॉन्शियसली। आगे बढ़े? चलिए, तो ये तथ्य पहले बताई गई 2 आधारभूत मान्यताओं को ही सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और एफर्म शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो क्या है टेक अवे इस चैप्टर का? देख लेते हैं और फिर हमारे सेशन को एंड करते हैं। नंबर 1, खुद को बार-बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए हुए बीज की तरह है, ये अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है। इसीलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय ये जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव सजेशंस ही देंगे।
और कोई भी अगर नेगेटिव बोल रहा है तो उसके हम अनुमोदन नहीं देंगे। ये आज हम प्रण लेंगे। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है उसे तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करके एक पॉजिटिव एफर्मेशन ऊपर से दे देंगे। राइट? आप विभिन्न धर्म स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं वे कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। और सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। इसीलिए मैंने कहा हमेशा अपने आप को यंग एनर्जेटिक फील करो। फील करना बहुत जरूरी है। अपने आप को 25 साल का फील करके बिहेव करना है दिन भर। चलते वक्त सोचो कि 25 साल का मैं कैसे चलूंगा। बात करते वक्त सोचो एक यंग एनर्जेटिक 25 साल का युवा कैसे बात करेगा। एक्सरसाइज करते वक्त सोचो एक यंग एनर्जेटिक 25 साल का युवा कैसे एक्सरसाइज करेगा। फिर देखना चमत्कार होगा। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कुछ रोग हमने खुद ही पैदा किए हैं। मेरी फैमिली में तो सबको घुटने की प्रॉब्लम है, तो मुझे तो होनी ही है। वे तो मेरे जीन्स में है। आज एपिजेनेटिक्स का साइंस कहता है कि चाहे आपके बड़े बुजुर्गों के डीएनए में हो, आपके डीएनए में उसको एक्टिवेट करना है कि नहीं वो आपकी चॉइस है। उस डीएनए को, उस जीन्स को आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स के घुटने दुखते थे तो आपके भी दुखेंगे। उनको नी रिप्लेसमेंट हुआ, आपको भी होगा। नॉट नेसेसरी। आपकी चॉइस है। तो इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है। सोच बदलो, जीवन बदलो। राइट? तो उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। अपनी आस्था को बदलो, अपने परसेप्शन को बदलो। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार में के रूप में देखें, इतना ही काफी है। अपने आप को मन में देखें, यंग एनर्जेटिक काम करते हुए। पहले विजुअलाइज करें अपने आप को और फिर डेली रूटीन में उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दें। अपने आप अपनी हेल्थ को रीगेन कर लेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आज हमने बहुत सारे रियल एग्जांपल्स के जरिए जाना कि रोग हम मिटा भी सकते हैं और रोग को हम उत्पन्न भी कर सकते हैं। हम ही हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं और हम ही हमारे शरीर को ठीक भी कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से। हमारे हेल्थ से जुड़ी जो भी हमारी बिलीफ है, वही हमारे शरीर में वो रोग या वो बीमारी पैदा करती है और वही हम उस बीमारी को ठीक भी करती है। तो अब हमेशा संपूर्ण स्वस्थ रहने का संकल्प करेंगे? हमेशा स्वस्थ रहेंगे? यस और नो? अपनी हेल्थ के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या टेक अवे आप लेकर जा रहे हो? और आगे अपनी हेल्थ को लेकर आप अपनी कौन सी सोच को चेंज करने वाले हो? नेगेटिव बिलीफ अगर पड़ी हुई है अपनी हेल्थ को लेकर, वो क्या है और उस पर कैसे काम करोगे, वो शेयर करें। कौन शेयर करेगा? यस। गुड मॉर्निंग मैम। यस रेणुका जी, बताएं। हाँ, आज वो मेरे को तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही लगी कि जो कोई हीलर है या डॉक्टर है उसको कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। जैसे हम्म। मतलब हालांकि हम भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को नहीं बोले,
पर जो कई बार होता है ना कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार ये बीमारी ठीक कर पाएंगे या नहीं, तब उसके लिए भी पॉजिटिव रहना है कि हाँ हम उसको ठीक कर देंगे। वो चीज मैंने आज सीखी। और आपने जो हर एपिजेनेटिक बीमारी ठीक वाली हो बात सकती बताई है। कि मतलब अपन है ना, हेरिडिटी वाली जो डिजीज होती है, आनुवंशिक रोग है, उनको भी अपन रोक सकते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से। यस। ये मैंने मतलब आज के मुझे ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे। हाँ। बाकी तो पूरी क्लास में ही सब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट था। तो यस, मेरे गर्भ संस्कार प्रोग्राम में मैं यही तो कराती हूँ। अगर कोई जीनेटिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोकते हैं, गर्भ अभी इतने संस्कार की केसेस, प्रोसेस से। हाँ अभी इतने केसेस ऑटिज्म के आ रहे हैं, अगर वो गर्भ संस्कार ले लें हाँ। तो उनको वो दिक्कत नहीं होगी, पर लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को। मतलब मैं खुद हाँ, फील नहीं करती हूँ है कि अवेयरनेस। हाँ बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हो रहे हैं चाइल्ड के। तो वो वही है कि वो 9 मंथ की जर्नी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत। एक्चुअली हमारा 80% डेवलपमेंट जो है ना वो गर्भ में ही हो जाता है, यस क्योंकि यस। गर्भ में हम 100% सबकॉन्शियस में होते हैं। कॉन्शियस माइंड तो डेवलप होता नहीं है उसमें। हाँ हाँ। 100% सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। तो उस वक्त मदर की क्या सोच है, मदर क्या अ, खाती है पीती है, आहार विहार, उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका क्या वो क्या कंज्यूम कर रही है, सिर्फ खाना ही नहीं, डाइट ही नहीं, वो सोशल मीडिया में क्या कंज्यूम कर रही है, वो किस तरीके से व्यवहार कर रही है, उसके साथ बाकी के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन सारी चीजों का बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। बच्चा गर्भ में सुन सकता है और पहले ही हियरिंग सेंस डेवलप हो जाती है। तो है ना, अभिमन्यु का एग्जाम्पल है उसका। बहुत हाँ। टेस्टिमोनियल पड़े हैं मेरी चैनल पे। ओके। मेरा खुद का ही है। अ, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में मैं गई थी, क्योंकि मेरे जी। जीवन में बहुत वाई थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो उस वाई का जवाब लेने के लिए जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में गई, तो एज रिग्रेशन होता है, फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। पहले मेरे जीवन में जो समस्या है, वो अभी जो लाइफ मेरी हुई, उसमें अगर वहाँ पे पड़ा है रूट कोज़ तो वहाँ ढूँढते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं, तो फिर वुम्ब मेमोरी में जाते हैं, 9 महीने मदर के गर्भ में रहे। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं हमेशा अपने आप को रिजेक्टेड फील करती थी ओके। और उसके कारण सब कुछ होते हुए भी मैं अपने आप को हैप्पी फील नहीं कर पाती थी, कि मैं अपने आप को क्यों रिजेक्टेड फील करती हूँ। तो जब वो प्रोसेस हुआ तो वुम्ब मेमोरी में जब मैं 4 मंथ की फीटस थी, एज़ 4 मंथ फीटस, मैं देख रही हूँ वहाँ पे कि मेरी मदर सिर्फ मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मुझे बेटा देना। वो कुछ बोल नहीं रही है मुँह से। इम्पोर्टेंट बात यह है, सिर्फ मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मुझे बेटा देना। As 4 month fetus, I know I am female and I feel rejection from my own mother. थोड़ी देर बाद मेरे फादर आते हैं और वो मेरी मम्मी को भी यही कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब की बार अपने को बेटा दे दे तो अच्छा है। और फिर मेरे फादर से भी मुझे रिजेक्शन फील हुआ। और उसी रिजेक्शन की ब्लूप्रिंट के साथ जब मैं पैदा हुई, हालाँकि मेरे जन्म के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया, बहुत प्यार किया, अच्छे घर में शादी कराई। मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी 35 की एज तक मैं अपने आप को डिससैटिस्फाइड रही। क्यों? डीप रूटेड क्या पड़ा हुआ था? रिजेक्शन। रिजेक्शन। जब मैंने उसको रिज़ॉल्व किया, उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई। फुलफिलमेंट आया जीवन में, बाकी सब कुछ था, हैप्पीनेस ही नहीं थी। रूट कॉज़ कहाँ मिला? वुम्ब में, वुम्ब गर्भ मेमोरी में। में। और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल है दूसरे लोगों के, लेकिन मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कुछ सही भी है। कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, सारे यस क्लाइंट्स मैम। परमिशन नहीं देते हैं। तो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ।
मैं बात कर राइट। रहे थे, आप रेकी का भी करवाते हैं ना? रेकी हाँ जी, हम सारी बात करें। चीजें हैं। हाँ हाँ। करेंगे बाद में, हम जरूर बात करेंगे। जी। तो ओके, थैंक गर्भ यू। संस्कार की प्रोसेस से वूम मेमोरी में ये सारी चीजें, मतलब प्लानिंग फेज से अगर आते हैं तो पहले ही मदर फादर के परसेप्शन ही चेंज करते हैं हम। और सारी चीजें जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, एक आत्मा के रूप में उनको सारी चीजें सिखाई जाती है कि वो आत्मा है, और एज सोल कंसीडर करते हुए सारी चीजें आपको करनी है। हमेशा ये भाव में रहना है, लड़का हो या लड़की, वो मेरी संतान है, मुझे स्वीकार्य है। अदरवाइज अननोविंगली आप अपने संतान के जीवन को हेल कर देंगे। क्योंकि हर छोटी छोटी बात में, कई बार होता है ना, छोटी छोटी बातों में बच्चा रूठ जाता है, उसे फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो लड़का ही चाहिए था ना, मुझे पता है, मैंने बोला है इस बात को। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम्हें किसने बताया, आपको तो वैसे भी लड़का ही चाहिए था ना। कोई चीज मांगी मैंने बचपन में, खिलौना मांगा, नहीं दिलाया, ट्रिगर हो जाता था। हाँ, अगर मैं लड़का होती तो आप दिला देते, मैं लड़की हूं इसीलिए नहीं दिला रहे हो। ये कहाँ से आया था? हालांकि ऐसी बात नहीं थी, खिलौने नहीं थे ऐसा नहीं था मेरे पास। लेकिन कई बार हम गैर व्याजबी वो करते हैं ना, डिमांड बच्चे करते हैं बचपन में, हमें थोड़ी पता होता है। लेकिन वो ट्रिगर हो जाता था। क्यों? वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ में पैदा हुई थी। तो आप अननोविंगली पता नहीं कैसी कैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो भी प्रेग्नेंट बैठी हुई है यहाँ पे अगर कोई है तो इसीलिए गर्भ संस्कार करना बहुत जरूरी है। महान आत्माओं ने जन्म लेना क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि मैंने खुद रिसर्च किया है कि जितने भी महान लोग हुए हैं ना, उनकी महानता के पीछे उनके माता पिता द्वारा जाने या अनजाने में फैले फॉलो किए गए गर्भ संस्कार के नीति नियमों का अहम रोल रहा है उनके जीवन में। माता जीजाबाई ने दृढ़ संकल्प के साथ जन्म दिया था शिवाजी को कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो मुगलों को हटा दे, मेरे मराठा साम्राज्य से। तब जाके शिवाजी पैदा हुए। अभिमन्यु का भी पता है हमें कि वहां आधा अधूरा ज्ञान दिया तो उसका परिणाम भी मिला ना अभिमन्यु को। पूरा ज्ञान नहीं लिया सुभद्रा ने तो हर प्रेग्नेंट मदर को अवेयर रहना है, ये भी है। ठीक है, चलिए, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। और कौन शेयर करेगा आज के सेशन के लिए? जब गर्भ संस्कार का वेबिनार होगा उसमें डिटेल में बताएंगे। यस, और कौन शेयर करेगा? कैन आई यस, डू इट? राजेश जी जुड़े हैं। यस, राजेश जी बताएं। या मेरे को आपके प्रोग्राम के बारे में कल ही पता लगा, और गोपाल स्वरूप जी ने मेरे को वो भेजा उन्होंने कि आप इसको 21 टाइम लिखिए, एंड आई डिड इट। एंड मेरे साथ तो मेरेकल हो गया। मेरे मेरा पोस्ट ऑपरेटेड केस है, ऑक्सीपिटल सर्वाइकल स्पाइन फ्यूजन, C1 C2 मेरा फ्यूज है, तो मेरे लेग्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें बड़ी स्टिफनेस थी। जब मैंने उसको लिखा, मैंने बार बार लिखा, जब पूरा हो गया, रात को मैं सो गया, तो सुबह मैंने देखा कि मेरी जो स्टिफनेस थी, मेरी लेग की स्टिफनेस खत्म हो गई। स्टिफनेस, और मैं इजीली आई वाज एबल टू वॉक, एंड आई वाज एबल टू गो टू माय वॉशरूम वगैरह में, कोई कुछ करने की दिक्कत नहीं हुई। और मेरे को लगता है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अभी भी डेफिनेटली। आपका मैंने गोपाल जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ। हम लोग मिलकर योग करते हैं, सुबह योगा की क्लासेस चलाते हैं हम, प्राणायाम, योगा एंड मेडिटेशन। तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, और मेरे में
कितनी देर मैंने, कितने दिनों से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं अपना नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करा लो, नहीं कराया, पर मेरे को कल ही फर्क पड़ गया आधे घंटे में। थोड़ा सा थोड़ा सा वाह, पुरुषार्थ करने ये से है फर्क पड़ पावर गया। अवचेतन मन का। देखो, एक या दिन में रिजल्ट देखिए। लोग, जो लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, और ये वीडियो अभी बाद में ग्रुप में भी जाएगा, ग्रुप के सारे लोग सुन लो। एक बार लिखने का ये रिजल्ट है। एक ही दिन 21 बार लिखा और राजेश जी को रिजल्ट मिला। अगर 21 दिन लिख लोगे तो क्या होगा, सोच लो। थैंक यू सो मच राजेश जी। कंटिन्यू रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। ये ग्रुप बिल्कुल में है ना बिल्कुल आप? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, मैं ग्रुप में वेरी हूँ। गुड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। जरूर। तो कंटिन्यू करिएगा जर्नी को। पुराने जो बिल्कुल, एपिसोड है यूट्यूब पे है प्लेलिस्ट। वो मेरा मैं ही नाम भानु सारे शाह से देखूंगा। चैनल है, मैं सारे देखिएगा। गोपाल जी को बोल दिया, मेरे को शेयर कर देंगे लिंक। वो सब हाँ, देखूंगा, और आपने जो लिखने को बोला सब 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 लिखूंगा मैं, सब लिखूंगा। हाँ। और इससे पहले शुरुआत की थी इस क्लब की जादू में द मैजिक बुक रीडिंग से। उसके भी 29 वीडियोस पड़े हैं। उनको भी रोज एक एक देखिएगा, असाइनमेंट कीजिएगा, उससे तो मिरेकल होगा। जरूर जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच राजेश जी। मुझे आज गूज़बम्प उठ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये क्लब मैंने शुरू की, धीरे-धीरे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मेरी मेहनत सार्थक हो गई। तो मैं ग्रेटफुल हूँ आज यूनिवर्स की, भगवान की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, गोपाल जी आप कुछ कहेंगे? मैं तो सरप्राइज हूँ, और मुझे लग रहा था कि राजेश जी बोलेंगे ये रोज पता नहीं कहाँ से नई नई चीजें ढूंढ के मेरे को भेजता रहता है, तो कहीं नाराज ना हो जाए। तो मैंने डरते डरते उनको बात किया कि कल आपने कुछ और भेजा था, परसों कुछ और भेजा था, आज ये कोई और नई चीज लेकर आ गए हो और कहते हो 21 बार लिखो इसको। पर उन्होंने लिखा, हमने अपनी क्लास में भी इसका जिक्र किया, और लोगों ने पसंद किया, उन्होंने बोला कि आप हमें शेयर करो। तो आज राजेश जी ने ज्वाइन किया है, उम्मीद है कि और लोगों को कि भी लोगों को भी ये मैसेज जोड़िए। जाएगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा अच्छा है। फ्री सेशन है अपने। नहीं, हम उस अपनी क्लास के अंदर भी लोगों को इनकरेज करेंगे जिनको रात को नींद नहीं आती है या कोई एलिमेंट है, तो उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं। योगा करें, डेफिनेटली। प्राणायाम करें, ध्यान करें, साथ में इसको भी करें, फॉलो करें। पुरुषार्थ करेंगे तो यस, जरूर अच्छा हो जाएगा। जो मेडिसिन वो ले रहे हैं वो लेते रहें, उसके साथ ही एक और रास्ता है जिसपे आप चल के अपने आप को फिट कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। यस। मेरे को तो तो लगता है हमें मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा। अभी अभी मैंने आपकी आप चर्चा ठीक ही सुनी। हैं, आप ठीक ही हैं। आप हाँ। बिल्कुल ठीक हैं। हम्म। कि अगर मैं सोचूं कि मैं 25 साल का हूं तो मैं वैसे काम करने लगूंगा, तो मैं मेरी तकलीफ भी दूर हो जाएगी सारी। यस, तकलीफ दूर। यस। हाँ जी। यस। तो ऐसे ही यंग एनर्जेटिक फील करना शुरू कर दो तो हो जाएगा। फील करना इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक शुक्रिया। तो भ्रामरी प्राणायाम के साथ ये भी करो, रात को जल्दी अच्छे से नींद आएगी। मैं परमात्मा के चरणों में, उसके कदमों में अपने सर को रखकर सो रहा हूँ, और मुझे बहुत साउंड स्लीप आ रही है। ये अफर्मेशन के साथ सो जाओ और भ्रामरी प्राणायाम भी कर लो साथ में। डबल रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करेगा? सौमील जी है यहाँ पे, नीता रानी जी हैं, प्रीति जी हैं। कोई शेयर करेगा? वीडियो और ऑडियो ओपन कर लीजिए अपना। अगर आप अपना फीडबैक देंगे, रिव्यू देंगे, तो दूसरों को तो फायदा होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका समाधान भी अगर आप पूछेंगे तो मैं दे पाऊंगी। यस, एनीवन? लगता है मॉर्निंग है तो सब बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। आप सबने आज के सेशन को पूरी तरह से देखा, सुना, समझा, अपने परसेप्शन को चेंज किया।
आज ये संकल्प लिया कि मैं हमेशा हेल्दी ही रहूँगा, हमेशा यंग एनर्जेटिक वाले मोड में रहूँगा, उस स्टेट में मैं अपने आप को हमेशा रखूँगा। तो थैंक यू सो मच। और जो अफ़र्मेशन आपको कहा गया है लिखने के लिए, वो लिखते रहें, हेल्थ वाला अभी भी लिखते रहो। जो परसों दिया गया था असाइनमेंट, उसी अफ़र्मेशन को आज भी 21 बार फिर से लिख लो और असाइनमेंट ग्रुप में शेयर भी कर देना ताकि दूसरे लोगों को भी उससे रिजल्ट मिले, उसको इंस्पिरेशन मिले। और राजेश जी, मैं आपको बोलूँगी कि जो फीडबैक आपने यहाँ पे दिया है, वो ग्रुप में आप लिख भी देना, ताकि जो लोग जरूर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ पे जरूर पढ़ेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और वो लोग भी जरूर आ जाएँगे लाइव सेशन। जरूर 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 जी जरूर। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आपके रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहे, आपके जीवन के हर एरिया में सुख, शांति और समृद्धि आती ही रहे। आप दिन-ब-दिन और भी अमीर बनते जाएँ, आपके नेम, फेम, प्रतिष्ठा भी बढ़ते रहें, आपके जीवन के हर एरिया में हार्मनी रहे। ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए आज के सेशन को एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।